आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CWSN। CWSN की जो फुल फॉर्म है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो ख़ास हैं, यानी कि जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, उनकी कुछ नीड्स को फुलफ़िल करना। तो ऐसे ये जो CWSN वाले जो बच्चे हैं, इनको कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और ये जो सारे CWSN वाले बच्चे होते हैं वो हर तरह के उनमें जो है डिसेबिलिटीज़ देखी जाती है, हर तरह की मतलब किसी में फ़िज़िकल, किसी में सुनने की, किसी में कुछ और होगा, किसी में लोकोमोटर होगा। हर तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं भिन्न भिन्न तरह की हो सकती हैं, तो वो उनमें देखी जाती है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी एजुकेशन पर और किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे वो फेस कर सकते हैं इन चैलेंजेस को, उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो पहला जो है पॉइंट हमारा वो है फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़। CWSN में एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ आती है जिसमें बॉडी जो है पूरी वो डिसेबल्ड होती है। जैसे नंबर 1 पे है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स। कुछ कमी होती है बॉडी में, जैसे कि किसी को पोलियो की प्रॉब्लम होगी या सेरेबेलम पैल्साई की प्रॉब्लम होगी, तो चलने में बच्चे को दिक्कत हो सकती है, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रेट ना होके टेढ़ा हो सकता है, जिससे उसको चलने में भी प्रॉब्लम होगी। वहीं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है वो डिफ़िकल्टी होती है, जैसे उसको चलने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर अपने जो हाथ पैर हैं उनको चलाने में उसको दिक्कत आ रही है। तो ये जो है ये सारी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती है। तो ये सारी किस में आ जाती है, हमारी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारी सेंसरी डिसेबिलिटीज़, जो कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड है। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है ना, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, कुछ फ़ील करने वाली जो सेंसेशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी होती हैं, तो ये सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में होती है। तो इनमें क्या है, बच्चा जो है इम्पेयरमेंट होती है उसको विजुअल इम्पेयरमेंट में, मान लीजिए उसको वो पूरी तरह से पार्शियल तौर पे ब्लाइंड हो सकता है, वो अंधा हो सकता है या पूरी तरह से उसे दिखाई ना देता हो। तो ये जो है विजुअल इम्पेयरमेंट होती है जिसमें बच्चा प्रॉपरली देख नहीं पाता। वहीं हियरिंग इम्पेयरमेंट में उस बच्चे को ठीक से कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती। पूरी पार्शियल मतलब कुछ परसेंट पे होता है और कंप्लीट मतलब पूरा ही बहरा। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो पूरी तरह से ही बहरा हो सकता है, डीफ हो सकता है, या कुछ 70-50% हो सकता है। स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसको बोलने में या फिर जो लैंग्वेज है उसको उसका भी डिसऑर्डर होता है, जिससे बोलने में जिसको प्रॉब्लम हो, या वो स्टैमर हो सकता है कि उसको बोलना नहीं आता, या वो गूंगा भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, डिसऑर्डर्स आते हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारे IQ लेवल हमारे ब्रेन माइंड से रिलेटेड है, और वहीं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ में कि जो विकास होने में, हमारा डेवलपमेंट होने में कुछ कमियां रह जाती हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिससे कि कुछ मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि माइंड का जो IQ हो सकता है वो हो सकता है कम हो, यानी कि जो बच्चा है वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करने में। वहीं सेकंड पॉइंट है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। इसमें क्या है, बच्चा जो पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आई कांटेक्ट करना है, किस तरह से किसी के साथ बिहेवियर करना है, उसमें असक्षम रहता है, अनकैपेबल रहता है। तो इसमें ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिजीज़ जो है वो लोगों का जो सोशल टच है उसको भी इग्नोर करता है। और वहीं जो डाउन सिंड्रोमी है वो क्या होती है, जिसमें बच्चे के कुछ अंग जो हैं वो पूरी तरह से विकसित होने में कुछ उसमें कमी आ गई है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जिसका जब वो डिलीवरी के बाद होते हैं तो उनके हाथ जो हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, किसी के पैर, किसी का कोई भी हिस्सा, किसी के कान। तो ये जो है डाउन सिंड्रोमी में काउंट किया जाता है।
नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बच्चा डिसेबल्ड है कुछ भी चीज़ सीखने में, उसको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कोई भी चीज़ याद करने में, कुछ भी लिखने में, पढ़ने में। तो क्या क्या है पॉइंट्स वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे इसमें है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को कोई भी वर्ड्स हैं उसको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे 100 को वॉज पढ़ेगा वो उल्टा पढ़ेगा, तो इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो उसको क्लियर नहीं हो पाते। वहीं जो डिस्कैल्कुलिया है उसको मैथ्स में डिफ़िकल्टी आती है उन सम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि सारे वर्ड्स उसको उल्टे सीधे दिखाई देते हैं तो वो क्लियर नहीं कर पाता। वहीं जो 3rd नंबर पे डिस्ग्राफिया है उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है, और जैसे मान लीजिए लाइंस पे अगर कुछ लिखना है तो वो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखेगा और प्रॉपर वे में नहीं लिख पाएगा। तो ये क्या है, डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे क्या हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा इमोशनल लेवल पर कुछ गलत तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट पर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें जो बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और सब चीज़ें जो हैं जैसे गुस्से में आके उथल पुथल चीज़ों को कर रहा है, अचानक से रोना शुरू कर रहा है या कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ये सारी ADHD में आएंगी। वहीं जो कंडक्ट डिसऑर्डर है ये कुछ जीन्स के ऊपर भी बेस्ड होती है, कुछ वैसे भी हो सकती है, या हो सकता है उसको कुछ ज़्यादा ही इमोशनल टॉर्चर किया हो गया हो जिस वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। तो वो क्या करता है, बुरी तरह से जो जानवर है उनको पीट रहा है या किसी भी इंसान को उनसे बेकार में बेवजह मारना चालू कर रहा है, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आ जाती है। और ये भी अचानक से ही आती है। और एक एंजाइटी डिप्रेशन होता है चिल्ड्रन में, वो भी इमोशनल लेवल पर ही आता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अचानक से ही रोना चालू कर देते हैं, अचानक से ही चुप रहेंगे, अचानक से हंसते हंसते चुप होकर अपसेट हो जाएंगे। तो ये सारे एंजाइटी डिप्रेशन हो जाते हैं बच्चों में। तो ये सारे क्या है, इमोशनल और बिहेवियरल पर कुछ डिसऑर्डर्स हैं। अब क्या देखा गया है, चैलेंजेस फेस्ड बाय CWSN। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको क्या फेस करना पड़ते हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ रैम्स, टॉयलेट्स, ब्राइल बुक्स, हियरिंग एड्स। जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो उनकी जो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं वो स्कूल में नहीं होती है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जो ब्राइल बुक्स होती है, अगर किसी बच्चे को वो देख नहीं पाता है तो अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट भी है पढ़ाई में तो ऐसी बुक्स उनके लिए होनी चाहिए जो ब्राइल बुक्स होती हैं, डॉट्स वाली बुक्स होती हैं, जिससे वो अपना पढ़ सकें। और उनके जो मान लीजिए कोई बच्चा हैंडीकैप है, उसको प्रॉब्लम फिज़िकल डिसेबिलिटी है, तो वो व्हील चेयर पे अगर जा भी रहा है तो सीढ़ियाँ तो होती हैं स्कूल्स में, पर वहाँ पे जो रैंप्स होती हैं उनकी कमी हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहीं उनको टॉयलेट जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और वहीं हियरिंग एड्स जो होते हैं जिससे वो सुनने में उनको सुन सकें आराम से, तो ऐसे एड्स भी कई बार नहीं होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे जो एक्सेस हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है तो वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है लोगों का वो फेस करते हैं, चाहे वो उनके टीचर्स हो या उनके क्लासमेट्स हो। तो अपने यहाँ तक कि जो उनके खुद के घर के आसपास नेबर में, सोसाइटी में भी है, तो वहाँ भी वो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। कोई उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता। तो हमें क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड्स को छोड़ना होगा और उनके साथ मिलकर रहना होगा। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, नीड फॉर अल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। तो कुछ जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी देखी जाती हैं बच्चों में, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है और वो ठीक से जो है चीज़ों को समझ नहीं सकते। क्योंकि और बच्चे तो ईज़िली जो टीचर पढ़ा रही है वो समझ लेते हैं, लेकिन इन बच्चों को थोड़ा लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशल इन पे ध्यान देने की, स्पेशल जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो इमोशनल इश्यूज़ है तो लो सेल्फ़ एस्टीम होगा, कोई इनको बुली कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो इमोशनल लेवल पर भी ये इश्यूज़ फेस करते हैं।
वहीं टीचर ट्रेनिंग, कई टीचर्स में जो है लैक स्किल्स होती है, जो कि CWSN वाले जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाती, बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं वो इस तरह की नहीं हो पाती जिस तरह की इस तरह के जो बच्चे हैं उनको चाहिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स, जिसमें सरकार ने क्या है इन बच्चों के लिए पॉलिसीज़ बनाई है, कुछ एक्ट्स बनाए हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें जो 6 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। वहीं RPWD वाले जो बच्चे हैं इनको ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, जिसमें कि 21 तरह के जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जो है राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एजुकेशन में। सर्व शिक्षा अभियान जो है, जिसमें दोनों ही तरह के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको इकट्ठा मिला के किस तरह से हमें एजुकेशन देनी है और उनको एक साथ रख के चलना है, तो वो सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम है। वहीं NEP पॉलिसी 2020 जो है, ये हमें टीचर्स को किस तरह से उन्हें ट्रेन करना है इन बच्चों के लिए कि जो टीचर है एक इंक्लूजन क्लासरूम जो है वो क्रिएट कर सके और इन सब बच्चों को साथ लेके चल सके, तो ये इसका मेन एम होगा। तो ये सारी जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ने इंडिया में बनाई है। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ है, प्लानिंग है, वो क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स का यूज़ करना होगा या हियरिंग एड्स का यूज़ करना होगा, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हेल्प मिल सके। वहीं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू सूट लर्निंग लेवल्स, जिसमें जो डिफरेंस हैं उनको डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन दी जा सके, जिसमें कि जो बच्चा है उसको जिस तरह से लर्निंग में ईजी रहे, वो सूट करे, वो कर सके। वहीं पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स भी रखे गए हैं, जिसमें पीयर्स जो ग्रुप हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें वो साथ में एक दूसरे के सपोर्ट से भी अपनी एजुकेशन कर सकें। वहीं यूज़ ऑफ IEPs, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स है, जिसमें कि हर एक बच्चा खुद से भी कैसे एजुकेशन प्लान कर सकता है, तो हर एक बच्चा ज़रूरी है, तो उसके लिए भी जो सेल्फ स्टडी है वो भी क्रिएट की जाए। वहीं रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स को भी रेगुलर ट्रेनिंग देते जाना चाहिए कि वो बच्चों को और क्या उनमें इम्प्रूवमेंट उनको एनहेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अच्छे से कर सके, अपने जो स्किल्स हैं उनको भी निखार सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रोल ऑफ़ टीचर्स की कि CWSN के लिए टीचर का क्या रोल बनता है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग नीड्स अर्ली, जो नीड्स हैं इन बच्चों की वो पहले से ही आइडेंटिफाई करें कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सेफ़ एनवायरनमेंट, बच्चों को हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो उनके लिए सेफ़ हो। कभी भी हमें उनके वो ऐसे दबदबाव वाले या बीटिंग वाले या बुलिंग वाले एनवायरनमेंट में नहीं रखना है, हमें उन्हें सेफ़ एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो आराम से अपना सीख सकें और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्रिएट करनी है कि हर एक बच्चा जो है उनके साथ स्टडी कर सके। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट, टीचर्स को अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, न्यू मेथड्स लेके आने चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल हों बच्चों के लिए, और असेसमेंट्स भी रेडी करने चाहिए जिससे बच्चा जो है खुद को इम्प्रूव कर पाए। वहीं कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स, तो जो टीचर्स हैं उनको पेरेंट्स के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में जो नॉलेज है वो इकट्ठा करनी चाहिए। और साथ के साथ जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, क्योंकि कुछ स्किल्स होती है टीचर्स के पास नहीं होती है, वो अकेले नहीं कर पाती, तो उनको हेल्प चाहिए होती है स्पेशल एजुकेटर्स की। तो स्पेशल एजुकेटर्स के साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए कि बच्चा जो है ठीक तरह से आगे बढ़ सके और उनकी जो लाइफ है वो ठीक से वो बना सकें। तो रोल जो है टीचर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है क्लास का वो किस तरह से मेंटेन करके रखना है, जो बच्चा है उसकी क्या आइडेंटिफाई उनको करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो इन सब का जो रोल है वो सब टीचर्स का ही है, जिस वजह से वो जो इनमें चेंज है वो ला सकती है।